जिस हिसाब की मंडे नाइट रॉ गई है देख के ऐसा लगता नहीं है कि ब्लड लाइन का तमाशा वो पीक वाला अब ज्यादा दूर है। और क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की इस फ्यूड को लेके। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के पूरे एपिसोड को। और हर बार आके रिव्यू देखते हो तो भाई वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको बैक स्टेज से ऐसे दिखती है कि जिमी एंड जे ऊसो दोनों आ रहे हैं, लेकिन एले नाइट वहां पे आ गए गुस्से में, क्योंकि याद होगा पिछले हफ्ते जे ऊसो ने मार दिया था एले नाइट को, तो एले नाइट को उसका बदला निकालना था। जिमी ऊसो का रिएक्शन पहली बार देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि ये वैसे ही बंदा बहुत चिल रहता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी बन रही है कि जिमी ऊसो को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और वो आज उनको मंडे नाइट रॉ में होती भी है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करी जॉन सीना ने। अगर किसी नई सिटी में आया है जॉन सीना तो वो एक नई टी शर्ट पहन के भी आएगा, और लाल कलर की टी शर्ट जो है हमेशा ही जॉन सीना के ऊपर बहुत ज्यादा सूट करती है। आते हैं वो रिंग में और कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे यंग फैंस होंगे जो कि पुराने टाइम को नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैंने फुटबॉल यहाँ से खेला है। कहते हैं मेरी फैमिली यहाँ पर है, मेरे दोस्त यार यहाँ पे हैं। और अब वो अपने लास्ट रियल चैंपियन वाली बात के ऊपर आते हैं। कहते हैं इस सैटरडे रेसल पलूजा में मुझे ब्रॉक लेसनर को फेस करना है और ब्रॉक लेसनर लास्ट रियल चैंपियन को एंड करना चाहता है। और यहां पे फिर जॉन सीना ने ऐसी रियल लाइफ वाली बातें बोली ब्रॉक लेसनर के लिए, जिसके लिए FU लेसनर वाले चैंट लगे हैं। अब क्या वो डायरेक्टली उस चीज से लिंक होके थे वो नहीं पता, वो तो क्राउड ही बता सकता है। कहते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो ब्रॉक लेसनर है वो इनविंसिबल है। मतलब उनकी जो तारीफें भी करते हैं लेकिन जो रियल बातें उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। और कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने मुझे एक बार फिर से टारगेट किया कि वो मेरे साथ मैच करे, और ब्रॉक से जो मैचेस हैं वो हमेशा ही मेरे तगड़े होते हैं। तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने जॉन सीना का जो ब्रॉक लेसनर का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल वही बेबी फेस वाला जॉन सीना जैसे प्रोमो कट करता था ना, वैसे ही जॉन सीना शुरू हो जाते। कहते हैं कि अगर मैं नो बोलता तो शायद वो लोगों के लिए स्मार्ट रहता, वो सेफ रहता, वो ईजी रहता, लेकिन उतने में ही वहां पे थैंक यू सीना के चैंट लगते। तो जॉन सीना ने कहा कि हाँ बस यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने जो है हाँ बोला। और वैसे भी लास्ट रियल चैंपियन का मतलब ही तो ये होता है कि वो सारी जो अपनी जान की बाजी है वो लड़ा दे। क्या मैं ब्रॉक लेसनर से डरता हूं? तो इस पे सारा जो क्राउड है उन्होंने बोला नो, लेकिन जॉन सीना ने बोला यस मैं डरता हूं ब्रॉक लेसनर से। क्या मैं इस मैच के लिए मना कर सकता था? हाँ मैं मैच के लिए मना कर सकता था, लेकिन क्या मैं बैक डाउन करूंगा? क्या मैं गिव अप करूंगा? ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो उसके बाद जो क्राउड है वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। और जॉन सीना ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, 2018 में ये सुनो जॉन सीना ने क्या कहा। I usually have a protein shake, 2 scoops of protein. फिर रोमन रेंज का भी आपको पता ही होगा, ल्यूकीमिया के बाद कैसे उनकी जो सिचुएशन है वो काफी सीरियस थी, लेकिन उस टाइम पर भी प्रोटीन शेक्स को रोमन रेंज ने अपनी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोला था। लेकिन आज के टाइम में हमारे इंडिया में कुछ घोंचू लोग हैं जो कि बोलते हैं इससे किडनी खराब हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। लेना है तो बेस्ट ब्रांड की तरफ से प्रोटीन लो। एंड जो आप लोग मेरे से भी पूछते हो ना कि पिछले महीनों में आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन करी है उसमें आपने कौन से प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड का यूज किया, तो अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने नेचुरल टीन ब्रांड को यूज किया। और अब मैं इस ब्रांड के साथ एसोसिएट हुआ हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं इसको अभी से कंज्यूम कर रहा हूं। इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हो, 1 साल हो गया मुझे इस ब्रांड को कंज्यूम करते हुए। एंड मेरे रिजल्ट्स कैसे रहे वो तो आपने पिछले कुछ टाइम में देखे ही हैं। और सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, इवन आपके बालों तक के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं तो फिर यही बोलूंगा कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहता है तो थोड़ा सा बॉडी को हिलाओ, अपना प्रोटीन इनटेक सही करो। मतलब मैं खुद जीता जागता एग्जांपल हूं आपके सामने, इससे ज्यादा तो बताने की क्या ही जरूरत है। ये नेचुरल टीन ब्रांड ही मैंने 1 साल पहले इसलिए पिक किया था क्योंकि इंडिया का मोस्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन है, तो क्वालिटी के मामले में तो कोई भी गड़बड़ होने नहीं वाली। बाकी इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके मेरा नाम शॉर्ट में ले लोगे, कोड इज आरपंत, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। अगेन ऑन अ सीरियस नोट, एक बार प्रोटीन इनटेक अपनी डाइट में सही करके देखो, आपको आपकी लाइफ में जो है काफी सारे चेंजेस महसूस हो जाएंगे। बाकी पिंड कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आगे अब जॉन सीना ने जब क्राउड को इतना ज्यादा हाइप कर दिया था तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब मैच होगा बीस्ट वर्सेस लास्ट रियल चैंपियन का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने सारे सुप्लेक्स हैं ब्रॉक लेसनर की सिटी में। और जैसे उस फैन का साइन कहता है, क्या मस्त तरीके से इंप्रोवाइज किया यहाँ पे जॉन सीना ने, क्योंकि उस साइन में लिखा होता है कि जॉन सीना के जो जॉर्ट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रॉक लेसनर की पैंट से। और ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि लास्ट वीक पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में जो ब्रॉक लेसनर है उनकी पैंट फट जाती है और उसके बाद वो कहता है इफ यू वांट सम कम गेट सम। जो डिसअपॉइंटमेंट यहां पे है वो यही है
कि भाई जब हमने सोचा था कि ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की फ्यूड होगी और भाई ये लड़ेंगे भिड़ेंगे ऐसे होगा, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा बटन दबा के बुक किया। अच्छा आज जॉन सीना का प्रोमो, आज ब्रॉक लेसनर आएगा, फिर ये इसको आके F5 मारेगा, वो स्टोरी लाइन की बिल्ड तो कहीं है ही नहीं। तो भले ही आपको पेपर के ऊपर आगे जाके अपने बच्चों को बताने में अच्छा लगेगा कि 2025 में मैंने ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की फ्यूड देखी थी, लेकिन अगर वो फ्यूड ऐसी है तो भाई फिर आप उसको ऐसा ही फ्लेक्स मान सकते हो कि फ्लेक्स कर तो रहा हूं लेकिन वो पूरा पूरा फ्लेक्स नहीं है। और ऐसा सिर्फ इस वाली फ्यूड में नहीं, बहुत सारी रिसेंटली जो चीजें बुक हो रही है उसमें फील होता है कि जब होने को जाता है तो लगता तो है कि बहुत तगड़ा होगा, लेकिन भाई जब स्टोरी वहां पे कुछ नहीं है, तुमने वैसा बिल्ड नहीं बनाया, ये तो एक एग्जीबिशन मैच की तरह हो गया जो कि तुम WWE के गेम्स में जाके बना रहे। तो मेरी इस बात से आप लोग अग्री करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वैसे भी कुछ बहुत डिसअग्री करने के लिए यहाँ पे है भी नहीं, ये बहुत साफ अपने आंखों के सामने चीज दिख रही है। तो ये बहुत बेहतरीन हो सकती थी चीज, लेकिन WWE ने इसको उस तरीके से बनाया नहीं है। तो भाई पता नहीं यार, अब ऐसा अगर है तो फिर तो आप कुछ भी कह लो कि सबसे बेस्ट चीज भी अगर WWE ऑफर कर देगी तब भी उसको देखने में उतना मजा नहीं आएगा। इसके बाद शो पर एक स्टोरी चलती है खतरनाक सी, और इसके हमने मल्टीपल सेगमेंट्स देखे। सबसे पहले एले नाइट ने जाके जिमी ऊसो को पिक किया अपने आज टैग टीम मैच के लिए पार्टनर, और इससे जे ऊसो खुश नहीं है कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन जब बाद में एले नाइट गया जिमी ऊसो के पास तो वहां पे जिमी ऊसो ने मना कर दिया। लेकिन फिर बाद में एक ऐसा सेगमेंट हुआ जो कि मैं कह रहा हूं ना कि ब्लड लाइन की स्टोरी अब फिर से एक दोबारा से वैसे वाले लेवल पे जाने को लग रही है। तो क्या होता है, जे ऊसो फोन पे बात कर रहे होते हैं, जिमी ऊसो वहां पे आ गए, तो जिमी ने पूछा अच्छा किससे बात कर रहा है, तो जे ऊसो ने बताना जरूरी ही नहीं समझा अपने भाई को कि भाई मैं किससे बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चल ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ऐसा करके उन्होंने जो अपनी आगे की बात है वो शुरू कर दी। अब जिमी ऊसो को वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई हमारी फैमिली है, तू कैसे टीम में चले जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जिमी ऊसो ने बोला मैंने ऑलरेडी उसे मना कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद जिमी ऊसो ने बोला कि भाई ये तेरी टोन कैसी है बे, मतलब ऐसे बे करके नहीं बोला, लेकिन वो ऐसे होता है कि यार मेरा भाई है, हम तो इतने अच्छे यार दोस्त की तरह रहते थे। और फिर उन्होंने एक सीरियस लाइन भी बोली जहां पे वो कहते हैं कि अच्छा तेरे गले में उला फाला तो नहीं है, लास्ट टाइम आई चेक्ड, ऐसे करके उन्होंने एक सीरियस वाला शॉट लिया। और जे ऊसो फोन पर किसी एक बंदे से बात भी कर रहे थे, इसके ऊपर भी अभी आएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन यहां से डेफिनेटली एक स्टोरी लाइन की शुरुआत WWE ने पिछले हफ्ते ब्लड लाइन की कर दी है और अब उसके ऊपर ये प्ले कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कुछ स्टोरी लाइन इतनी कंसिस्टेंट होती है WWE में, इतनी कंसिस्टेंट होती है कि लगता ही नहीं है कि बाकी स्टोरी लाइन भी सेम ही क्रिएटिव टीम की तरह से आ रही है। और इस वाली स्टोरी लाइन में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी लग रही है, क्योंकि WWE को पता है यहाँ पे फंबल करेंगे तो गालियां तो वैसे पड़ ही रही है हर जगह से, तो इस पर भी पड़ जाएंगे। तो ये हमारी अच्छी पकाई हुई चीज है जिसमें मास्टर हैं, तो इसको एटलीस्ट बर्बाद हम लोग ना करें। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, लायरा वाल्किरिया वर्सेस रॉक्सैन के बीच में। रकेल की रिंग साइड पर चलो जाती है, इसकी वजह से उन्हें इजेक्ट कर दिया। एक टॉप रोप से जो गिराया है लायरा वाल्किरिया को रॉक्सैन ने, भाई वो तो नेक पे भी बहुत गंदी तरीके से लग सकता था। नाइट विंग फिनिशर लगा के लायरा वाल्किरिया ने ये वाला जो मैच है उसको जीत लिया। लेकिन मैच के बाद ये सारे मारने लग जाते हैं। उसके बाद बेली का आज कुछ अलग ही कैरेक्टर था, आके उन्होंने सबको हक किया, कोरी ग्रेव्स को तो उन्होंने फोरहेड पे जाके किस ही कर दिया, सबको जाके वो रिंग साइड पे हक कर रही है जैसे पहले बेली का हगर वाला गिमिक था। लेकिन बैक स्टेज जब लायरा वाल्किरिया मिलने गई बेली से कि अच्छा जैसे कि ये जो बंदी है वो बदल चुकी है, बेली का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। तो मतलब स्क्रीन पे कुछ अलग दिखा बेली का, उसके बाद बैक स्टेज वो भी स्क्रीन ही है वैसे, लेकिन वहां पे कुछ अलग ही रिएक्शन था। तो बेली के कैरेक्टर में कुछ WWE चेंज करी, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि अब तुमको चीजों को हमेशा फ्रेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा तो देखो फुल इंटरेस्ट है। और ऐसी स्टोरी लाइन होती है छोटी छोटी, जो आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा शो चला रही है, लेकिन वो शो को अच्छी तरीके से पिरोने में ये काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है पेंटा वर्सेस कोफी किंगस्टन का। आते ही काफी फास्ट पेस पर ये मैच चल रहा था, एक आउटसाइड डाइव उन्होंने लगाई और आज मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर तो लगाया, लेकिन स्प्रिंगबोर्ड वाला लगाया। भाई ये तो इस मूव्स के लिए तो भाई तारीफें आपको करनी पड़ेंगी, एक्सेप्शनल ये कुछ मैन्यूवर था जो पेंटा ने हिट किया, और इस तरीके से फिर वो जो मैच है जीत जाते हैं। बाकी तो क्या ही है यहाँ पे खास बताने के लिए। इसके बाद अब एक और सेगमेंट आता है जिमी ऊसो और एले नाइट का, और भाई जिमी ऊसो ने एले नाइट को ज्वाइन कर लिया टैग टीम के लिए। उन्होंने हाँ बोल दिया, पहले ना किया, उसके बाद जे ऊसो से उसको जो बिहेवियर पसंद नहीं आया तो अब उसने जाके बोल दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा अभी भी ऑफर, हाँ है, तो उसके बाद बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा तेरे को ज्वाइन करने के लिए। कोई बहुत ज्यादा खुशी से नहीं बोला जिमी ऊसो ने, लेकिन थोड़े गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड से लगे जिमी ऊसो। तो अब यहां से आज के शो के लिए, अभी जब टैग टीम मैच होने वाला था तो उसके लिए भी इन्होंने जो कहानी है उसको अच्छा बना दिया। अब इसके बाद शो पर नेक्स्ट सेगमेंट आता है, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच एंड सीएम पंक एंड एजे ली आमने सामने आने वाले थे। मैचिंग फिट काफी बढ़िया लग रहा था सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का। और सेथ रॉलिंस सबसे पहले आके बोलते हैं कि अब पहले तो मैं स्टूपिड लिटिल टाउन का नाम लेने वाला था, लेकिन अब मैं एड्रेस करूंगा नेटफ्लिक्स पर
लाइव देखने वाले लोगों को मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लेने वाला। और उसके बाद भी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ये क्राउड बोलता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अभी तुम्हारी बेइज्जती हुई है, अभी तुम सेथ रॉलिंस का नाम भी बोल रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैकी लिंच को, एजे ली के वहां पे चैंट लग रहे थे, जिसके बाद आगे बात बोलते हुए वो कहती है कि मैं तो इनके फेस पर ही बोलने वाली हूँ सारी चीजें, मैं ऐसे नहीं बोलने वाली। उसके बाद एजे ली का म्यूजिक हिट हुआ, एजे ली आती है, साथ में सीएम पंक भी आते हैं, मतलब दोनों सेम थीम पर ही आए, जो कि नोटिस करने वाली बात थी क्योंकि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी को वैसे लोग काफी एंजॉय करते हैं, बट एजे ली के म्यूजिक पर ही आए। इसके बाद सीएम पंक सबको हाय कहते हैं और कहते हैं आई एम एजेज हस्बैंड। तो अब ये जो है एक करियर की थोड़ी अचीवमेंट भी है सीएम पंक की कि वो एजे ली के हस्बैंड है। और वो पूछते तुम में से टीम लीडर कौन है, किसके बारे में शुरुआत करो, कहता है अच्छा लेडीज फर्स्ट। और वो फिर बैकी लिंच को बोलते भी हैं कि मेरे को तुम्हारे पीठ पीछे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कैसे बंदे हो भाई, तुम पति पत्नी खुद साथ में स्पॉटलाइट शेयर नहीं कर पा रहे, तुम दोनों का म्यूजिक हमको सुनना पड़ा, लेकिन हमको देखो हम लोग साथ में है, तुम लोग वार्डरोब तो अपना शेयर कर रहे हो लेकिन स्पॉटलाइट नहीं शेयर कर सकते। और कहते हैं ईगो है तुम्हारी। अब जैसी ये बात उन्होंने बोली, शायद कहते हैं एक मिनट क्या बोला तूने, ईगो की बात हो रही है भाई, सबसे बड़ा आदमी तो उस हिसाब से तू है। फिर वहां पे शट द एफ अप के चैंट लगते हैं, तो बैकी लिंच ने बोला ओए मेरे हॉट हस्बैंड के बारे में ऐसा चैंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं था कि इस प्रोमो में कुछ बहुत खतरनाक हो गया, लेकिन वो जो छोटे छोटे फन एलिमेंट हो रहे थे ना बीच बीच में, कि जो वो स्टोरी को पका रहे थे, वो देखने में बहुत मस्त लग रहे थे। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो वैसे मैं क्रेडिट तो नहीं देता सीएम पंक को, लेकिन क्रेडिट दूंगा इस चीज के लिए। और वो पॉइंट करते हैं एजे ली की तरफ कि कैसे पर्सनल लाइफ में एजे ली से शादी करना सीएम पंक का बहुत अच्छा डिसीजन था, लेकिन बिजनेस अगर कंसर्न है तो भाई ये सबसे बड़ा वो डिसीजन है जो कि मिस्टेक है, और इसको रिग्रेट करने वाला है सीएम पंक तू, क्योंकि अब एजे ली का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो एजे ली कहते हैं मेरी गलती कहां है, ये तुम ही तो लेके आए बैकी लिंच को पहले बीच में, तब जाके तो मुझे आना पड़ा। बैकी लिंच कहते हैं लेकिन हमें थोड़ी पता था कि तू आ जाएगी। तो ऐसे करके बैकी लिंच जो बोल रही होती हैं, और फिर कहते हैं कि तीन चीजों से फर्क पड़ता है सीएम पंक को, पहला वो खुद के बारे में उसको केयर है, दूसरा मेरे हॉट हस्बैंड का जो टाइटल है उससे फर्क पड़ता है, और तीसरी है एजे ली। और फिर बैकी लिंच ये भी बोलती हैं कि ये सोच कि ड्रू मैकिंटायर वाली जो फ्यूड हुई थी वहां पे एक ब्रेसलेट की वजह से इतना दिमाग गर्म हो गया था जब एजे ली का नाम उस पर था, तो अब जब मैं ठोकूंगी एजे ली को तो फिर सोच तेरा क्या हाल होगा। ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर वो अपने आप को बोलती हैं, सीएम पंक कहता है कोई नहीं कहता तुझे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड कहता है। ये लाइन मुझे हर बार ही फनी लगती है। फिर एजे ली का भी जवाब आता है, वो कहती है कि तूने मेरी बुक रीड करी, क्योंकि बुक का रेफरेंस उन्होंने दिया था, लेकिन मैंने तेरी रीड नहीं करी। और हाँ तुम सही बोल रहे हो कि पता नहीं मैं 10 साल के बाद आने वाली हूं, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तुम मुझे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेथ रॉलिंस कहता है ना 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 मैं तो प्रिडिक्ट कर सकता हूं, तेरा जो पति है ना इसको मैं एक बुक की तरह रीड करता हूं। और फिर उन्होंने एक थोड़ी पर्सनल लाइन बोली, वो कहते हैं कि देख तेरे पति की आदत है जो भी चीज लेट डाउन करती है ना उसको, फिर वो उसे जाके छोड़ देता है। तो आई होप रेसल पलूजा में जो होने वाला है उसके बाद सीएम पंक तेरा पति तुझे छोड़ के ना जाए, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। भाई एक चांटा जो एजे ली ने जबरदस्त खींच के मारा सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस की आंखों में गुस्सा था। और उसके बाद सेम भाई क्या ये सबसे बेस्ट सेगमेंट था, ये इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट सेगमेंट था, क्योंकि बिल्कुल सेम वे में बोला कि मैं भी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाता, बट थैंकफुली मेरे पास कोई है जो कि उठा सकता है। तो बिल्कुल उनको लगा बैकी लिंच मारेगी। बैकी लिंच का रिएक्शन था मैं क्यों मारूं ऐसे करके, क्योंकि उनका हील कैरेक्टर है, लेकिन वो तो कुछ चीज अलग ही प्लानिंग के हिसाब से थी। उतने में क्या हुआ, जो बैकी लिंच है वो तो चले गए गुस्से में, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को छेड़ दिया, जिसके बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस के पीछे भागते हैं, और उतने में मैन हैंडल स्लैम लगा दिया एजे ली के ऊपर बैकी लिंच ने। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने जो अपने प्लान है उसको फंसा लिया था, और जो थप्पड़ फिर से ऐसे ऐसे करके मारे हैं ना सीएम पंक के ऊपर बैकी लिंच ने, वो भाई बहुत ज्यादा ऐसा डिस्टर्बिंग से लगता है, कैसे मार रहे हो तुम, ऐसा लगता है कि यार मार दे सीएम पंक तू भी, क्योंकि वो इतने ज्यादा तेज लगने वाले तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और एम्बैरेस करने वाले होते हैं। तो ये करके इन्होंने फाइनल इसकी बिल्ड बना दी, और ये सेगमेंट देखो शो पर बहुत बढ़िया था। इसके बाद शो पर एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ड्रैगन ली का मैच था। पिछले स्मैकडाउन के रिव्यू में मैंने रे फिनिक्स को ड्रैगन ली बोल दिया, लेकिन सही मायनों में बताओ कुछ इनके कैरेक्टर में डिफरेंस लगता भी है। जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ इनको रेसलिंग करने वाला हिसाब किताब का बंदा बना दिया है, यहाँ पे एक अमेरिकानो आता है, दूसरा तीसरा सब आ गए। एजे स्टाइल्स का भी जो है इस मैच में चुल हो जाती है, वो रिंग साइड पे नीचे जाके घुस के रिंग के नीचे घुस के देख के एल ग्रांडे अमेरिकानो को देख रहे हैं, लेकिन इतने सारे एल ग्रांडेज आ गए थे तो भाई फिर कंफ्यूजन हो गया, और ड्रैगन ली ने फिर टैप आउट कर दिया। और उसके बाद वो जो स्पाइडरमैन
पॉइंट वाला मीम नहीं है, सारे बंदे एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं, वैसा वाला इन्होंने जो मीम है उसको भी क्रिएट करने की कोशिश करी। स्टेफनी वकेर वर्सेस कायरी सेन का भी इस यहाँ पे जो है मैच था। मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाएंगे, जापानीज रेसलिंग वाला बैकग्राउंड है उस वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ये गए नहीं। डेविल्स किस लगाया और फिनिशर के साथ स्टेफनी वकेर वाला मैच जीत गई। लेकिन आस्का आई यहाँ पे उसके बाद, और आस्का मारने को ही चल रही होती है स्टेफनी वकेर को, लेकिन प्रोटेक्ट कर लिया यहाँ पे आके ईओ स्काई ने, जिसकी वजह से आस्का को गुस्सा भी आया था। फिर बैक से जाके फिर से लड़ रहे हैं। कायरी सेन की हालत तो बेचारी ऐसी हो गई कि यार इसको पानी वानी पिलाओ, इसको ग्लूकोन डी वगैरह कुछ तो पिलाओ यार, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसके ये पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। और आस्का का हर बार कायरी करके चिल्ला के बुलाना कायरी सेन को, वो हमेशा ही कूल लगता है। एक सेगमेंट रूसेव और डोमिनिक मिस्टीरियो का भी था, जहां पे रूसेव ने आके बोला कि मैं बनूंगा नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, और यहाँ पे प्रॉब्लम भी लग रही है जजमेंट डे में, क्योंकि एल ग्रांडे अमेरिकानो का एडिशन फिन बैलर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन अब रूसेव और डोमिनिक की फ्यूड होने वाली है, और यहाँ पे अब लेजिट लग रहा है कि शायद WWE सोच रही है कि डोमिनिक के पास से टाइटल अब उड़ने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से रिसेंट रूसेव की बुकिंग हुई है उनको WWE बहुत तगड़ा वाला बुक करने वाली है। और शो का मेन इवेंट आता है, और ये था जिमी ऊसो एंड एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर वाला मैच। शुरुआत में ही मैच में अब ऐसे मतलब नॉर्मल तरीके से कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि इसको इन्होंने बहुत तगड़ा बनाने की कोशिश की हो। एक वो एल्बो ड्रॉप और स्प्लैश वाला सीक्वेंस था जिसको ब्रॉन ब्रेकर ने आके सेव कर दिया। जिमी ऊसो ने सुपर किक करी, और उनका भी स्पीयर नहीं है भाई, हग है, वो आज देख के पता चल गया। एंड देन रिंग साइड पे ब्रॉन ब्रेकर ऐसा उड़ा एले नाइट के ऊपर कि ब्रॉन्सन रीड ने अपना वैली ड्राइवर लगा के ये वाला जो मैच है वो जीत लिया है। मैच के बाद ब्रॉन ब्रेकर है उन्होंने जिमी ऊसो को स्पीयर हिट कर दिया। इसके बाद जे ऊसो सेव करने के लिए आते हैं, स्टील चेयर से वो आते हैं, पहले उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को मारा, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को मारा, मार मूर के साइड ही कर दिया। जिमी ऊसो को वो उठा रहे होते तो ठीक है, मामला ऐसा लगा सेट हो गया। अब जे ऊसो एले नाइट से हाथ मिलाना चाहता और उन्होंने हाथ मिला भी लिया, लेकिन एले नाइट को अपना गुस्सा तो निकालना था, उन्होंने बीएफटी फिनिशर जे ऊसो को हिट कर दिया। तो जे ऊसो की जो डिफरेंट कैरेक्टर की साइड है वो दिखी, और जो वो फोन कॉल की बात हुई जो जे ऊसो कर रहे थे और वो जिमी ऊसो को बताने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और जिमी ऊसो ने बोला था कि तू रोमन रेंज की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये ऑर्डर्स पॉसिबली सारे आ रहे हैं किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की तरफ से। क्योंकि रोमन रेंज ने जे ऊसो को बोला था कि भाई सिर्फ फैमिली मैटर करती है, सीएम पंक के ऊपर भरोसा मत करना, और जब से वो एडवाइसेस मिली हैं जे ऊसो को, ये जे ऊसो बिल्कुल कुछ अलग बिहेव कर रहा है। तो ये वो वाला टाइम दोबारा से है जब रोमन रेंज एक्टिव स्टोरी लाइन में तो नहीं है, लेकिन उनकी एब्सेंस में भी WWE स्टोरी कुछ ऐसा बना रही है कि जब रोमन रेंज आएगा तो ये स्टोरी लाइन में एक बड़ा वाला धमाका होगा। कुछ स्पेकुलेशन वैसे दूसरे नामों की भी हैं, जैसे क्या पता वो रोमन रेंज ना हो, कहीं और से हिसाब किताब चल रहा हो, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे रोमन रेंज के आने से अभी जो स्टोरी लाइन है वो मेजर वे में ब्लड लाइन की बदलने वाली है। बाकी नेचुरल टीन प्रोटीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कूपन कोड प्यारा से डिस्काउंट के लिए यूज करना मत भूलना। आज के जो मंडे नाइट रॉ है उसको यार देखो मैं 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, बहुत बढ़िया, इसमें पोटेंशियल थी अच्छा होने की, लेकिन WWE ने वैसा किया नहीं। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।